नमस्कार दोस्तों। देश में तानाशाही का शासन चल रहा है, देश में झूठ का शासन चल रहा है और देश में युवाओं के दुश्मनों का शासन चल रहा है और देश में किसानों के दुश्मनों का शासन चल रहा है और देश में महिलाओं के भक्षकों का शासन चल रहा है और देश में पूंजीपतियों नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म का शासन चल रहा है, अडानी का शासन चल रहा है। जी हां, यही चल रहा है। इसलिए इस देश में नफरत का जहर बोया जाता है, इसलिए इस देश के किसानों को मारा जाता है, इस देश के छोटे उद्योगों को तोड़ा जाता है, इस देश के कर्मचारियों को मारा जाता है और इस देश को बर्बादी में ढकेला जाता है। और फिर चंद वो दल जो खुद को एक छोटे से दायरे में सिमटे हुए हैं, वो खुद को विपक्ष बताते हैं, लेकिन वास्तव में सत्ता पक्ष की भाषा बोलते हैं, क्योंकि मलाई खानी है। सत्ता पक्ष की भाषा बोलते हैं क्योंकि अडानी से पैसा लेना है और इसी तरह के खेल चल रहे हैं। शुरुआत करता हूं। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने, जो राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार थे पीछे, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा, इतिहास की गलतियां, इतिहास की भूलें, इतिहास के तमाम एपिसोड को लेकर के हम यदि प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे, प्रतिशोध की भावना से हम व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी के लिए उतना खतरनाक स्थिति पैदा कर देंगे कि कल के दिन कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ना तो सुरक्षित रहेंगे हमारे परिवार के लोग और न सुरक्षित रहेंगे दूसरे के परिवार के लोग। नतीजा यह होगा, देश बर्बादी में जाएगा, बढ़ता हुआ देश पीछे को भागेगा और वो भविष्य नहीं देखेगा, वो इतिहास में घुसेगा और इतिहास में घुसेगा तो बर्बाद होगा। जी हां, कमोबेश यही हो रहा है। संभल में एक हिंदू के घर में, जो काफी अरसे से बंद था वह घर, उसमें एक छोटा सा मंदिर मिल जाता है। पहले परिवारों के मंदिर घरों में ही होते थे, कुएं होते थे और बहुत कुछ होता था। मुझे याद है, आज भी मेरा वह गांव के घर का मंदिर आज भी जीवित है और मुझे लगता है 200 साल पुराना होगा। इसी तरीके से मेरा कुआं है गांव में, वो भी ऐसे ही। हमारा परिवार शहर में शिफ्ट हो गया, करीब 50 साल से वहां पर अब कोई नहीं रहता है। घर कुछ सलामत है, कुछ गिर गया और नतीजतन तमाम चीजें उसमें तुप गई थी। हमारे परिवार ने फैसला किया कि हम उसे रेनोवेट करके मंदिर को सही ढंग से बना देंगे, क्योंकि रहने वाला तो कोई गांव में है नहीं। तो हमने वही किया और वो मंदिर खड़ा हुआ है। साल में एक आध बार परिवार के तमाम सदस्य वहां जाते हैं और उसमें पूजा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमारे परिवार का है तो हमने उसकी व्यवस्था कर दी। गांव के लोगों को भी वह मंदिर मिल गया, वह जगह मिल गई, हमारे घर की जगह उन्हें मिल गई, तो वहां अच्छे से वो भी अपने कार्यक्रम कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन यदि हम अपने घर को कैद रखते, बंद रखते और वो उसी में तुप जाता, तो निश्चित रूप से वह मंदिर, कहते बाद में कभी कोई खोदता या खोजता तो कहते कि वहां तो मंदिर है, इतने पुराना है, इतने हजारों साल पुराना। कोई भी कहानी बनाई जा सकती है, हम भी बना सकते हैं कि इतने हजार साल पुराना है या इतने 100 साल पुराना है। बहरहाल हमारी 4 पीढ़ियां उस मंदिर को चूंकि देखी हैं, इसलिए मैं औसतन करीब मानता हूं कि वो 150 से 200 साल पुराना होगा। तो यदि यह माना जाए तो निश्चित रूप से संभल में
उस हिंदू के घर वह मिला मंदिर वैसा ही है। लेकिन उसके बूते अब तमाम मुस्लिमों के घर खोदे जाएं, उनके घर की उनकी फर्श तोड़ी जाए और सब कुछ किया जाए, इसकी साजिश रची जा रही है। यह साजिश कोई और नहीं रच रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो गुलाम हो चुकी ब्यूरोक्रेसी है वह रच रही है। वहां का डीएम और कमिश्नर रच रहा है, वहां का एसएसपी रच रहा है, वहां के स्थानीय पुलिस और सरकार रच रही है। जो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ है और नरेंद्र मोदी है, उनकी नफरत की का बाजार यह रच रहा है। क्यों? निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ और भारत से टूट के एक देश पाकिस्तान बना, तो निश्चित रूप से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए, तो कुछ अपने घर यहां छोड़ गए, कुछ वहां छोड़ आए। तो निश्चित रूप से उनके घरों में यदि वहां खोदेंगे तो हो सकता है मंदिर मिल जाए, इनके घरों में खोदेंगे तो शायद कुछ और मिल जाए। कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि जब हम माइग्रेट होते हैं तो तमाम सारी हमारी विरासतें छूट जाती हैं। लेकिन उसे नफरत में, प्रतिशोध में हम किस तरह करते हैं, उससे क्या होगा आने वाले वक्त में देखना होगा। इसका असर क्या हो रहा है? हम मूल मुद्दों से भटक रहे हैं और इसी को लेकर के राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, योगी और जो भी उनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, वो नफरत के काम कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं और इस देश को बेरोजगारी में, महंगाई में और दूसरे संकटों में ढकेल रही हैं। उद्योग बंद हो रहे हैं और मोनोपोली स्थापित हो रही है अडानी अंबानी जैसे लोगों की। तब क्या करते हैं ये कि किसान पिछले 1 साल से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए, कहा गया केंद्र सरकार में आपको आमंत्रण है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, कोई आपत्ति नहीं है। तो साहब उसके बाद सरकार को निर्देश दिया कि वो उनसे बात करके मामला सुलझाएं और सब कुछ। और जब 101 किसान अपने उस बॉर्डर से उठ के दिल्ली जाना चाहते हैं, 101 किसान निहत्थे जाना चाहते हैं और जाके अपनी बात रखना चाहते हैं और उन्हें कथित रूप से बुलाया जा रहा है, तो हरियाणा की भाजपा सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें वहां बैठने नहीं दे रही। यह हालत है कि पिछले 20-21 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, यहाँ के बड़े किसान नेता हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पर। न उन्होंने कुछ खाया है, न पिया है, उनके शरीर जर्जर हो गया है, हालात 27 किलो से अधिक उनका वजन कम हो गया है, बुरी स्थिति। उनकी जो हृदय की धमनियां हैं और दूसरी चीजें हैं वो स्लो हो गई हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई नहीं सुन रहा है तो कांग्रेस के नेता आते हैं, उनसे मिलते हैं। विनेश फोगाट जो एक किसान की बेटी भी है, किसान की बहू भी है और अब तो देश का सम्मान बढ़ाने वाली वो विनेश विधायक भी है, तो वो जाती हैं, उनसे मिलती हैं और कहती हैं ये लड़ाई सिर्फ इन छोटे से जगह के किसानों की नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। पंजाब सरकार को डर लगने लगता है विनेश के आने के बाद, तो पहली बार साल भर में वो अपने डीजीपी गौरव यादव को भेजती है कि जाओ देखो क्या होने जा रहा है। नहीं तो जब हरियाणा की पुलिस ने गोलियों से भून दिया था किसानों को, तब किसी को याद नहीं आई थी। पंजाब पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी क्योंकि पंजाब की सीमा में वो खड़े थे जिनको गोलियां लगी थी। तो यह हालत है और केंद्र सरकार के साथ पेंगे लड़ा रहे थे भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक सी बात, एक तरफ कहते हैं विपक्ष है, दूसरी तरफ
उनकी जायज मांगों पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह हालात, मांगे क्या है, बड़ी छोटी सी, कि हमारी उपज का जो आप दाम फिक्स करते हो, आप फिक्स करते हो, उस पर यह तय करो जो फिक्स कर रहे हैं उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, उस दाम पे खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा, जो आपने हम पर टैक्स इंपोज कर दिए हैं वो टैक्स हटाओ। तीसरा, जो हमारे किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लो, और हमें पानी और दूसरी सुविधाएं जो भी डीएपी और सब है वो दो। हम उसकी कीमत देते हैं, फ्री नहीं लेते हैं। हमारे उपज को वक्त पे खरीदो और वक्त पे वो हो। और क्या कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? भारत की जीडीपी जब डूबती है तो बचाने सिर्फ एग्रीकल्चर आती है। याद करिए कोविड के दिनों में जब माइनस में था सब कुछ, तब सिर्फ एक ही चीज प्लस पे थी, वो थी एग्रीकल्चर। और अभी भी जब तमाम चीजें माइनस की तरफ जा रही हैं, तब एग्रीकल्चर ही ऐसी है जो प्लस की तरफ जा रही है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाती है, हमें इतना समृद्ध बनाती है कि हम दुनिया में कम से कम भिखारी बन के नहीं खड़े होते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने इतनी मेहनत की है, इतनी नीतियां, इतना सब कुछ किया है विशेषज्ञों और सबके जरिए। तमाम सारे जो नीतियां बनाई, तमाम बांध बनाए, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रियां बनाई, बिजली के कारखाने बनाए, पानी के लिए नहरें बनाई और सब कुछ बनाया। उसकी बदौलत हरित क्रांति आई और हमारे देश में जो भूखमरा देश होता था, एक रोटी के लिए भी तरसते थे लोग, उस देश में इतना इफरात अन्न हुआ कि हम विदेश बेच पाते हैं, उससे आमदनी कर पाते हैं। इसीलिए अडानी अंबानी जैसे लोगों की नजर लग गई एग्रीकल्चर को, और वह नजर लगी तो उन्होंने खाने का प्रयास किया। कानून लाए नरेंद्र मोदी कि जिससे कि एग्रीकल्चर पे कब्जा किया जा सके और बहुत कुछ। बहरहाल किसानों ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ी, 11 महीने तक वो पड़े रहे, सर्दी गर्मी बरसात सब में। उसके पहले 2 महीने तक वो पड़े रहे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, और इस तरीके से लड़ाई लड़ी। और जब 13 महीने की उस लड़ाई के बाद में लगा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले वो अब जवान भी खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ और हो जाएगा, तो डर के कारण, वोट के डर के कारण नरेंद्र मोदी ने वो 3 कानून तो वापस लिए, लेकिन किसानों की दशा नहीं सुधारी। जो वायदे किए थे कोई एक वायदा पूरा नहीं किया। यह स्थिति है तो फिर क्या गलत कह रहे हैं किसान? कोई सुनने को तैयार नहीं। यह हालात, वो तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने को, खोदने को, घरों को खोदने को तैयार बैठे हैं, मस्जिदों को, दरगाहों को खोदने को तैयार बैठे हैं, लिंचिंग करते हैं और नमाज पढ़ते लोगों को लात मारते हैं। यह स्थिति है। बहरहाल यह सब कुछ चल रहा है। उस वक्त में राहुल गांधी यही कहते हैं कि संभल की घटना संविधान पर आक्रमण है, संभल की घटना मानवता पर आक्रमण है, और संभल की घटना अत्याचार का, तानाशाही का प्रमाण है। निश्चित रूप से है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जनता की नहीं सुनते। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपने मन की बात करता है, और जब यह करते हैं तो निश्चित रूप से देश संकट में पड़ता है। और वही संकट आज देश के सामने खड़े, जिस तरह से खड़े हैं, तो उसमें लगता है कि इससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि यह आने वाले वक्त में संकट और गहराएगा। उधर अपराधी लगातार बढ़ रहे हैं। कहते थे दाऊद इब्राहिम को लेके आएंगे, वो तो नहीं लाए, लेकिन दूसरी तरफ जो बिश्नोई खड़ा हो गया, उस लॉरेंस बिश्नोई को दामाद की तरह से पाल रहे हैं, तो यह नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसी स्थिति है। बहरहाल
ऐसे वक्त में जनता जब बेहाल है, तो वो बेरोजगारी जो है देश के अंदर, वो बेरोजगार युवा आज अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। उस हालत में लाके देश खड़ा कर दिया है। सरकार के लाखों पद, एक दो नहीं, 50 लाख के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। वह पद जो सैंक्शन पद है, और करीब 1 करोड़ पद इन्होंने आउटसोर्स करके भर रखे हैं, जो सैंक्शन पद। 1.5 करोड़ नौकरियां करीब खत्म हो चुकी हैं। निश्चित रूप से सरकार कर क्या रही है? सरकार बेच रही है नेहरू गांधी के बनाए हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम सारे पीएसयूज को। पीएसयूज मतलब सरकार द्वारा जो पोषित उद्योग होते हैं, उपक्रम होते हैं, उन सबको, जो करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार देते थे, सब खत्म हो रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं। चंडीगढ़ की बिजली 200 करोड़ रुपया सालाना प्रॉफिट देती थी, वो भी बेच दी एक व्यापारी को। 2 बार हाईकोर्ट ने उस पर स्टे किया, बावजूद इसके उसकी बेचने की जिद थी, तो बेच दिया। और बेचा कितने में? 800 करोड़ में। और उस बिजली का एसेट है 28,000 करोड़ का। तो 28,000 करोड़ की चीज 800 करोड़ में बेच दी, जो हर साल 200 करोड़ रुपया प्रॉफिट देती है। यह हो रहा है। इसीलिए कहता हूं, यह सरकार असल में पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तब आता है कौन लड़ेगा? तो राहुल गांधी निकलते हैं, प्रियंका गांधी निकलते हैं, गांधी परिवार निकलता है लड़ने के लिए। चाहे मणिपुर हो, आज ही मणिपुर में बिहार के 2 काम करने वाले मजदूर थे, उनकी हत्या कर दी गई। वहां के लोकल के 2 लोगों को मार दिया गया, और तमाम घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। बावजूद इसके 2.25 साल से मणिपुर चल रहा है। नरेंद्र मोदी की 56 इंची सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बावजूद उसे रोक नहीं पा रहे हैं, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तब फिर कौन लड़ता है? राहुल गांधी। और कहीं पर भी, चाहे गुजरात में हो, चाहे कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, चाहे असम में हो, और चाहे जम्मू कश्मीर में हो, या पंजाब में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी कोई घटना होती है तो कौन लड़ता है? राहुल गांधी। दलित के साथ होता है, पिछड़े के साथ होता है, आदिवासी के साथ होता है, तो कौन लड़ता है? राहुल गांधी। बस इसीलिए गांधी परिवार, नेहरू परिवार से नरेंद्र मोदी को डर लगता है। इस देश को महंगाई, बेरोजगारी में जब ढकेलते हैं तो कौन लड़ता है? राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस। तब वो दल जो खुद को विपक्षी दल कहते हैं, जब संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो चिल्लाते हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो कौन लड़ता है? राहुल गांधी। पैदल कौन चलता है? राहुल गांधी। इस देश भर में घूम के जनता की आवाज कौन सुनता है? राहुल गांधी। तो जब सब राहुल गांधी करते हैं तो सत्ता की मलाई खाने दूसरे आ जाते हैं। कहीं टीएमसी होती है, कहीं लालू यादव का परिवार होता है, कहीं अखिलेश यादव का परिवार होता है, तो कहीं किसी और का, शरद पवार का या किसी का परिवार होता है, तो कहीं पर उमर अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला परिवार होता है। जी हां, यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी ईवीएम को लेकर के नहीं लड़ाई लड़ रही थी। सब ने कहा ईवीएम को लेके बात कीजिए, ईवीएम को लेके बात कीजिए, जनता से आवाज आई। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर के चिट्ठी लिखी, अकेले ईवीएम को लेके नहीं लिखी। और उस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के कि कैसे उसमें धांधली की जा रही है, और उसके सबूतों के साथ लिखा। जब कांग्रेस पार्टी यह लिखती है, तब उमर अब्दुल्ला चिल्लाते हैं, कांग्रेस
ईवीएम का रोना बंद करे। अब आप सोचिए, उधर अखिलेश यादव कहते हैं हम सारी की सारी सीटें जीत जाएं तब भी हम ईवीएम को सही नहीं मानेंगे। इसी तरीके से शरद यादव की पार्टी हो या और हो, वो कहते हैं कांग्रेस तो उसको लेके आंदोलन नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस लड़ाई जरूर लड़ रही है पूरी चुनावी प्रक्रिया को सही करने की, न्यायिक प्रक्रिया को सही करने की और इंसाफ दिलाने की। तो तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सत्ता में है, सत्ता की मलाई खानी है। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अडानी के दलाल निशिकांत दुबे के पास पहुंच जाता है उमर अब्दुल्ला। तो आप सोचिए, ये सब वो है जो सियार हैं और शेर की खाल ओढ़ के दिखाई देते हैं। तो इससे आप समझिए, इसीलिए बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि आप सावधान होइए इन छोटी छोटी पार्टियों से, क्योंकि इन पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान किया है। यही देश को बांटते हैं, यही नफरत फैलाते हैं, यही जातिवाद करते हैं और यही धर्म के नाम पर लड़ाई भी कराते हैं और भाजपा का अंग बन जाते हैं। उनके साथ सरकार चला लेते हैं और उनको कभी समर्थन दे देते हैं। और इन जिन दलों की भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे टीएमसी हो, वो भी भाजपा के साथ रही, चाहे शरद पवार हो, वो भी भाजपा के साथ रहे, चाहे लालू यादव हो, वो भी भाजपा के साथ रहे, और हम चाहे बात कर लें अब्दुल्ला परिवार की, वो भी भाजपा के साथ रहे। भाजपा के साथ रहे हैं तमाम सारे ऐसे दल। तो वह दल कहीं ना कहीं अपने सिर्फ अपनी सत्ता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं, सच्चे विपक्ष को पहचानिए। सच्चे लोकतंत्र को बनाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको वह पहचानना होगा। नहीं पहचानेंगे तो बार बार यूं ही मारे जाएंगे और कोई लाभ नहीं होगा। तो सोचिए आपको क्या करना है। जय